हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1173rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। I really want to thank Parekh Brothers Jewelers presents Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique. A big thank you to Strawberry Farms, which is getting really popular in the Nagpur city because it's just at Wardha Road. Kachimit is the place. एंड स्ट्रॉबेरी फार्म्स में जाकर जो लोग रहते हैं, रुकते हैं और वहाँ के एम्बियंस को एंजॉय करते हैं, वो स्ट्रॉबेरी फार्म्स की सिर्फ तारीफ ही करते हैं। तो अगर आप इस 31st कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो द बेस्ट प्लेस टू गो इज स्ट्रॉबेरी फार्म्स। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू कट सलोन, अंतरा मल्टी सर्विसेज बाय रुपेश पांडे एंड हैम्पर राइड बाय निधि राठे एंड मैम्पी रीयूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो उनका जन्म दुर्गापुर में हुआ है। वो एक फिजिक्स की टीचर है। शी इज HOD इन ऑफ साइंस इन अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल इन द नागपुर सिटी। ऑल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मोर देन दैट शी इज अ टैरो कार्ड रीडर। अगर आपको आपके फ्यूचर को जानना है तो ये एकमात्र ऐसी व्यक्ति विशेष हैं जिनसे आपको मिलना जरूरी है। चलिए बात करते हैं हमारी आज की वुमेन ऑफ द ईयर मिसेस चित्रा चैटर्जी मैम से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस बीइंग द वुमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू वेरी मच मैम, सो वी स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम चित्रा मुखर्जी। जानती हैं आप उनको? बिल्कुल। कहाँ है वो आजकल? आजकल वो बिल्कुल नागपुर में है। वो जी। चित्रा मुखर्जी अभी चित्रा चैटर्जी बन गई है। एक्चुअली मेरे जब बर्थ हुई थी तो उसके बाद आई वाज देयर इन दुर्गापुर एंड मेरी स्कूलिंग पूरे दुर्गापुर में ही हुए हैं। उसके बाद कॉलेज के लिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस में कॉलेज था तो इसलिए हॉस्टल में रहती थी मैं वहाँ पे। And then university after that I started working also and उसके बाद मैरिज होके फिर ये नागपुर में। Then you came to नागपुर। मैम, ये जो नागपुर आना हुआ वो आप कभी जिंदगी में उसके पहले नागपुर आई थी? बिल्कुल भी नहीं। सुना था नागपुर के बारे में? सुना था बट ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि इट्स वेरी फार फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम दुर्गापुर। कोई अगर मेरे सिटी में जाके बोलते थे कि नागपुर महाराष्ट्र ये साइड में गए हैं तो हम ऐसे सोचते थे बाप रे कितने दूर क्यों लोग जाते हैं, आसपास में ही तो रह सकते हैं। तो इट वाज लाइक वेरी फार फ्रॉम मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नागपुर आऊंगी। मैम, जब आई नागपुर तब कितने वर्ष हो गए? अभी हमारे 13 इयर्स हो गए। 13 इयर्स हो गए। ये 13 इयर्स में मैम नागपुर को 13 इयर्स पहले कैसा लग रहा था नागपुर और अब कैसा लग रहा है? नहीं, 13 इयर्स पहले जब मैं आई थी नागपुर मुझे बिल्कुल सच बताओ अच्छा नहीं लगता था बिकॉज एवरीवेयर आई यूज्ड टू सी कि वो होर्डिंग्स में हिंदी एवरीवेयर और हमारे उधर तो बंगाली और इंग्लिश ही रहता था। बट नाउ रहते रहते यहाँ के लोगों के साथ रहते रहते काम करते करते नागपुर के तो मैं मतलब नागपुर को प्यार करने लगी हूँ एंड बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक सिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेट्रो आए हैं अभी तो आना जाना भी काफी इजी हो गया है वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो नाउ आई लव नागपुर। मैम, जब नागपुर आई थी तब काम करना कब शुरू किया? एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग। ये एक मतलब अभी लोग अगर सुनेंगे तो उनको लगेगा कि ऐसे कैसे। तो मतलब मैंने मास्टर डिग्री कथक डांस में भी किया है। जी। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी फिजिक्स में तब जहाँ से मैंने डांस कंप्लीट किया है वहाँ के टीचर ने मुझे बोला कि एक जगह पे एक छोटी सी स्कूल थी जहाँ पे सैटरडे संडे जाके डांस सिखाना पड़ता था। जी। तो और मेरे छोटे से ऐसा था कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है, किसी के साथ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि 200 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड इट वाज नॉट वेरी क्लोज टू माय हाउस। मतलब सिटी बस से जाना पड़ता था, आना पड़ता था और 200 रुपीज में ही। जी। क्योंकि मेरा था कि मुझे किसी से लेके काम नहीं करना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग
विद दिस 200 रुपीज पर मंथ। जी। मैं हॉस्टल से आती थी सैटरडे संडे एंड वो छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाती थी वहाँ पे। एंड फिर जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरे घर के सामने एक चैरिटेबल स्कूल था जहाँ पे इकोनॉमिकली डाउन पुअर चिल्ड्रन के आते थे वहाँ पढ़ने के लिए। तो वहाँ मुझे ऑफर किया गया कि आप पढ़ाओगे तो दैट टू ऑल्सो सैलरी वॉज 700 रुपीज पर मंथ। ओ माई गॉड। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस एंड देन साइड बाय साइड ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर उसके बाद एक अच्छा स्कूल मिलते गए। एंड फिर मैं अभी तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में हूँ नागपुर में। तो इट्स 17 years आई एम वर्किंग एज अ टीचर and as a tarot card reader it's a turning point for my life, like in 2019 due to one family crisis फिर मुझे मेरी यही प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल के मिस रितु शर्मा ने मुझे बोला कि रेकी बहुत अच्छा है तो यू कैन गो फॉर रेकी, जो आपकी प्रॉब्लम चल रहा है तो राइट। तो मैंने फिर प्रिया आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर है वो भी, तो उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम में उनके रेकी दिए और बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इतना अच्छा कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गई और मुझे लगा ये मुझे सीखना चाहिए। देन मैंने रेकी सीखा, टैरो कार्ड रीडिंग सीखा। शी इज ओनली माय फर्स्ट गुरु, प्रिया आचार्य। एंड आफ्टर दैट आई हैव डन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, दिल्ली से भी मैंने किया है ग्रैंड मास्टर एंड टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल थेरेपी, ज़ीगू सिंबल, एवरीथिंग। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट आल्सो साइड बाय साइड। तो 3 years मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी, हीलिंग ये कर रही हूँ एंड 17 years से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। मैम ये जो पूरी की पूरी जर्नी है एज ए टीचर, मैम एज ए टीचर क्या सीखने को मिला? एज ए टीचर जो मुझे सीखने को मिला कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो हमको हर बच्चे को उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। जी। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी नहीं सीखता है, कोई बच्चा सुन के सीखता है, कोई देख के सीखता है। तो उसके हिसाब से एज ए टीचर हमको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना है एंड उसके साथ साथ बच्चों को देख के उनके हिसाब से उनको सिखाना है। तो जो सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना, वो मुझे टीचिंग प्रोफेशन से मिला है। मैम जब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैम पढ़ने में भी कठिनाई जाती है, क्या पढ़ाने में कठिनाई जाती है? बिल्कुल जाती है, पढ़ाने में भी, क्योंकि बच्चों को ना फिजिक्स तुरंत समझ में नहीं आता है। जी। तो कुछ ट्रिक कुछ यूज करके बच्चों को बताना पड़ता है, जो डे टू डे लाइफ में हम वो ट्रिक को यूज करते हैं और उसको अगर यूज करेंगे कोई पढ़ाई में तो वो बच्चे तुरंत उसको याद रखते हैं। तो ऐसे कोई ट्रिक टिप्स ऐसे कुछ बोल के हमको बच्चों को बोलना पड़ता है, स्टोरी के फॉर्म में बोलना पड़ता है, सो दैट दे शुड नॉट थिंक दैट दिस इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। पहले ही जाके अगर फिजिक्स के डर बच्चों को मन में आ गया तो वो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। जी। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा लाइटली लेके ही पढ़ाना पड़ता है। मैम ये जो आपने सीखा रेकी, अगर मैं इसकी बात करूँ, आप ग्रैंड मास्टर बनी हैं अभी। मैम रेकी किस किस्म का साइंस है जो लोगों को समझना चाहिए? क्योंकि लोगों के हिसाब से रेकी वो है जहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होता है या फिर जो उसमें एक्सपर्ट होता है वो सामने वाले की तकलीफ को अपने तरफ खींच लेता है और उसे एक हील कर देता है। मैम क्या ये सही है? एक तो जो आपने बोला है सामने वाले को तकलीफ को अपने की तरफ खींचना, ऐसा हो सकता है अगर हम खुद को प्रोटेक्ट ना करें तो। इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी। एवरी डे वी हैव टू मेडिटेट एंड वी हैव टू कनेक्ट विद दैट डिवाइन एनर्जी। जब हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे ऊपर जो एनर्जी आती है दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी। एंड जब कोई पर्सन सामने बैठा है और डिस्टेंस में भी है जिनकी कुछ तकलीफ है, उनको वो पॉजिटिव एनर्जी दे के उनके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हम दूर करते हैं। इसमें अगर हम खुद को प्रोटेक्ट ना करते हैं पहले, वो नेगेटिविटी हमारे तरफ आ जाते हैं बिल्कुल। और थोड़े दिन में कोई रेकी हीलर का, बहुत सारे रेकी हीलर को देखी भी होगी, थोड़े दिन में वो बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनके खुद की तकलीफ बढ़ जाती है। जी।
बट हमको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है पहले, एंड देन वी स्टार्ट हीलिंग द पर्सन विद अ पॉजिटिव एनर्जी। एंड सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो हीलर है उनको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। इट्स नॉट कि हम हीलिंग करने बैठते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा? अगर हम पॉजिटिवली सोचेंगे तो विल अट्रैक्ट ऑलवेज द पॉजिटिव थिंग्स। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हीलिंग करने बैठते हैं हम पॉजिटिव सोच के, अपने आप को प्रोटेक्ट करके और डिवाइन की एनर्जी लेके उनमें पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं। तो मैम जब आप जब पढ़ाती हैं किसी बच्चे को और मैम अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा बराबर, तो मैम आप उसका टैरो कार्ड निकालती है? कार्ड बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम इसके बाद मुझे कौन सा लाइन सिलेक्ट करना चाहिए, तो ऐसे बोलते हैं तो डेफिनेटली मैं उनके कार्ड निकाल के उनको अलग से, इट्स नॉट इन द स्कूल आवर्स और टाइम, बट बच्चे अलग से मुझे अगर कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनको बताते हैं। तो मैम क्या टैरो कार्ड से पता चल सकता है कि अगर कोई बच्चा किस किस्म की लाइन में उससे जाना चाहिए या किस किस्म के करियर को वो ऑप्ट कर सकता है? क्या बिल्कुल बिल्कुल पता चल सकता है। तो अगर कोई 10th में है बच्चा, उसके भी अगर हम कार्ड निकालें, क्योंकि 10th के बाद ना बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि साइंस का एप्टीट्यूड नहीं है उसमें और वो साइंस ले लेता है जी। वो बच्चा अगर वो कॉमर्स लेता या फिर ह्यूमैनिटीज में जाता वो बहुत अच्छा कर पाता। तो ये हम टैरो कार्ड से बिल्कुल निकाल सकते हैं कार्ड्स और उनको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी लाइन आपके लिए अच्छा होगा, इवन आफ्टर 12 ऑल्सो कौन सी लाइन में आप जा पाओगे, तो वो सब गाइड कर सकते हैं हम। मैम ये जो आपने सीखा रेकी, पहले आपने रेकी सीखी जिसके बाद आप भी लोगों को हेल्प कर सके। टैरो का रीडिंग कब सीखी और क्यों सीखी? जब मैं रेकी, पहले मैंने रेकी सीखा था। रेकी जिसके भी करने आते हैं ना, कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो क्लाइंट ना ऑलवेज दे डोंट से ट्रूथ कि हाँ किस लिए प्रॉब्लम हुआ था, कोई रिलेशनशिप के लिए आए हैं तो वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। बट एज ए रेकी हीलर आई हैव टू नो द रियल फैक्ट। तो जब मुझे ये लगा कि रियल फैक्ट मुझे जानना चाहिए तो मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी, क्योंकि सामने जो क्लाइंट मेरा बैठे हुए हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम कार्ड्स। तो इसीलिए अगर वो सच बोल रहे हैं क्या नहीं वो भी पता चल सकता है, वो झूठ बोल रहे हैं क्या नहीं वो भी पता चल सकता है। तो इसीलिए मैंने कार्ड रीडिंग सीखा कि सो दैट और अच्छे से मैं लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। मैम क्या आप खुद के लिए भी कार्ड निकालती हैं कभी कभार? स्पेशली जब वो टाइम आता है जब सैलरीज बढ़ने का टाइम आता है, तो क्या आप अपना, क्या फिर बाकी जो टीचर फ्रेंड्स है वो आपको पूछते हैं कि हमारा निकालो, हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पूछते हैं ये पूछते हैं और ये भी बोलते हैं कि कितना इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा। बट जनरली मैं मतलब जनरल एक कार्ड निकालती हूँ कि सबका होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज मैं खुद के नहीं निकाल सकती हूँ, उसमें ना बायस्ड हो जाते हैं हम। जी जी। तो हमारे फ्रेंड्स है टैरो कार्ड रीडिंग जो सब लोग करते हैं, एक सर्कल है उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम रहा तो मैं उसमें बोलती हूँ कि एक बार देख के बताओ, क्योंकि हम खुद के निकालेंगे तो बायस्ड होके वो सही नहीं निकलता है, इसलिए खुद के छोड़ के बाकी सबके निकालते हैं। मैम चित्रा मुखर्जी और चित्रा चैटर्जी में क्या फर्क आप देखती हैं? चित्रा मुखर्जी इमैच्योर थी एंड बट अभी चित्रा चैटर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है। एंड जब मैं शादी के पहले इट्स अ काइंड ऑफ इतने सारे कुछ पैकेज करना मुझे नहीं आता था। आई वॉज वेरी स्टूडियस एंड सिर्फ मैं पढ़ाई करती थी और डांस करती थी अपना। बट नाउ मुझे खुद सरप्राइज फील होता है कि आई कैन मैनेज सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। तो ये तो बहुत ज़्यादा चेंज है मुझे। मैम क्या चित्रा मुखर्जी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती नहीं? नहीं चित्रा चैटर्जी बना रही हैं क्योंकि आजकल बिल्कुल नहीं, ना इंस्टाग्राम था मेरा, ना फेसबुक था मेरा, कुछ नहीं था। इवन मेरे फोन भी मैंने जब पहला सैलरी मेरा आया, कोई अच्छा स्कूल में थी, कोई 700-200 में तो फोन्स भी नहीं होते थे। जी जी। हॉस्टल में जब थी तब मेरे पास फोन नहीं था। तो जब मैं अच्छा स्कूल में जॉब करने लगी तो मैंने खुद फोन लिया था तब। तो फोन भी मेरे पास बहुत दिन बाद आए हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं था, ना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं। मैम चूंकि आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है वो पढ़ाई में
अपने नृत्य में, अपने अपने एक जोन को दिया है। अब जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, नए नए लोग आके आपसे जुड़ते हैं, आपसे बात करते हैं, मैम ये एक्सपीरियंस कैसा है? पहले पहले मैं डरती थी, मतलब क्योंकि आपने एकदम सही बोला कि शादी के पहले ना आई वॉज वेरी मच इनटू माई सेल्फ कि बिजी, मैं अपना ही करती थी, अपना ही देखती थी। बट अभी जैसे दूसरों के साथ बात करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारे अननोन लोग आते हैं बात करने के लिए, उनके तरीके भी कुछ अलग अलग होते हैं। बट स्टार्टिंग में तो इट वाज रियली, मतलब मेरे लिए एक चैलेंज था। बट नाउ इट इज आई एम वेरी मच एक्स्टम्ड एंड मुझे उनके माइंड को रीड करना आता है, जैसे जिस तरीके से बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई टॉक टू देम। मैम दुर्गापुर में और नागपुर में, दुर्गापुर की कौन सी चीज़ें जो मिस करती हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें जो दुर्गापुर में और नागपुर में सेम है? पूरे दुर्गापुर को ही मैं मिस करती हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ही जो स्मेल एक होता है ना, दैट इज समथिंग माय ओन, इट्स लाइक दैट। एंड डेफिनेटली उनके वहाँ के लोग, वहाँ के फ्रेंड्स सब मिस करते हैं। बट यहाँ के जो नागपुर के है ना, दे आर वेरी मच प्रोफेशनल्स, एवरीबडी, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है कि आप कैसे काम करोगे, कैसे नहीं करोगे। बट जो वैसे वहाँ पे था, वहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, लोगों के सजेशंस बहुत ज़्यादा आते थे कि ये नहीं वो करो, वो नहीं वो करो। बट यहाँ पे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी काम को यहाँ के लोग छोटे नहीं मानते हैं, मतलब कुछ भी काम करके हमको इनकम करना है, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। दैट इज वेरी गुड फॉर महाराष्ट्र, फॉर नागपुर। ओके मैम, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल आपसे। मैम एक तो ये, क्योंकि आप लोगों के टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, रेकी करती हैं, लोगों के दर्द को कम करने की एक कहीं ना कहीं दृढ़ कोशिश करती हैं, दृढ़ निश्चय लेकर चलती हैं उसको लेकर। मैम समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं वक्त के साथ, बहुत सारी चीज़ें समाज या उसे एक्सेप्ट कर पा रहा है या उसे इग्नोर कर रहा है। मैम सिंगल मदर्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर कई सारी लेडीज, हो सकता है आपको उन्होंने अप्रोच भी किया हो, या उनके डिवोर्स के दौरान, या वो डिवोर्स अप्लाई करने वाली है उस दौरान, या घर में बहुत कलह मच रही है उस दौरान। हम इसको आप किस तरीके से देखती हैं? फर्स्ट तो मैं उनको काउंसलिंग करने की बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ तोड़ना बहुत इजी होता है, और लेकिन जोड़ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। भले आप बिल्कुल एक लेडी इंडिपेंडेंट है, उनके ऐसे आजकल के कैसे होता है ना, छोटे छोटे से चीज़ जो मिलते नहीं हैं, अपने थिंकिंग नहीं मिलते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इनके साथ क्यों रहना है जी। बट दिस इज नॉट द होल वर्ल्ड। ये छोटे से चीज़ नहीं मिल रहे, छोटे से थिंकिंग नहीं मिल रहे, उसको थोड़ा सा अगर कंप्रोमाइज़ करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे बच्चों के लिए, वो तो दोनों को चाहते हैं ना, मम्मी पापा दोनों को, भले आप ना चाहो, लेकिन अगले जनरेशन को देखते हुए हमको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। तो मैं पहले जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनको तो मैं पहले काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ, क्या प्रॉब्लम है उनको जानने की कोशिश करती हूँ, और फिर अगर मुझसे हो सके तो मैं हीलिंग करती हूँ उनके रिलेशनशिप के लिए। एक मेरे पास, मैं नाम नहीं बताऊँगी, ऐसा बहुत एजेड है, उनके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनके रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं था। तो उन्होंने मुझे अप्रैल में अप्रोच किया था, एंड मैंने उनको एक न्यूमरोलॉजिकली यंत्र बना के दिया था रिलेशनशिप के। तो 1-1.5 महीना वो यंत्र उन्होंने अपने पास रखा और उनके रिलेशनशिप एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है। वाओ! मतलब एकदम उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बोला कि जो चीज़ बहुत दिन नहीं हुए हैं वो भी चीज़ अभी हो रहा है, तो रिलेशनशिप एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया है। तो ऐसे वाले जो फीलिंग होता है ना कि यस आई हैव डन समथिंग पॉजिटिव, तो मैं ऐसे ही करने की कोशिश करती हूँ, रादर ब्रेकिंग, मैं थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करती हूँ। नहीं बट मैम आपकी क्या सोच है कि क्या अगर कोई महिला किसी रिश्ते में खुश नहीं है तो उसका, मैम उसको कब तक उस रिश्ते को झेलना चाहिए? नहीं, ये जो खुशी है ना, ये दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से तो नहीं होता है। वो महिला खुश क्यों नहीं है, बिकॉज मे बी देयर इज सम फॉल्ट फ्रॉम द
फीमेल साइड ऑल्सो, फॉल्ट फ्रॉम मेल साइड ऑल्सो। अगर फॉल्ट हम दोनों को मिला के सॉल्व कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो म्यूचुअल सेपरेशन में जाना चाहिए, क्योंकि हम झगड़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में इफेक्ट होता है। सो दैट कि हाँ, हम अलग रहे और खुशी खुशी अलग रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ विवाद करके, तो पहले तो उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ की ही मिस्टेक की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर सॉल्व हो सके तो बिल्कुल अच्छा है, और सॉल्व नहीं हो सके तो फिर म्यूचुअल में जाना चाहिए। मैम, चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर आप क्या सोचती हैं? अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास मतलब अडॉप्शन दोनों तरफ की होते हैं। एक तो आप घर में ला के रख सकते हो। मुझे फील होता है कि जैसे मैं भी करती हूँ, मेरे बच्चों के बर्थडे मैं कोई अनाथ आश्रम में जाके सेलिब्रेट करती हूँ हमेशा। तो उनको कुछ देने की, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अडॉप्शन। कि अगर आप कोई अनाथ बच्चों को बोलो कि इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना है, इनके कपड़े सब कुछ मैं दूंगी, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अडॉप्शन। सो यू कैन डेफिनेटली डू इट, एंड आई डू इट बिकॉज मुझे लगता है कि उन बच्चों को भी प्यार मिलनी चाहिए, उन बच्चों को भी अपने बच्चों के जैसा सब कुछ मिलने चाहिए। तो जितना हो सके हमसे, हमारे पास अगर है तो डेफिनेटली हेल्प करना चाहिए उन बच्चों को। मैम, कर्मास आर मोर इम्पोर्टेंट और प्रेइंग टू गॉड एवरी डे? कर्मास आर मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप कैसे कर्मास कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट आपके साथ चीजें होंगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, बट ऐसे दो लोग बैठ के कोई एक दूसरे के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, बट मैं बैठ के सुन रही हूँ वो चीज, दैट इज ऑल्सो अ बैड कर्मा। तो आपको कर्मास एकदम ठीक रखना चाहिए। किसी के बारे में कोई गलत बोलना नहीं चाहिए, किसी के बारे में गलत सुनना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, तो सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे अगर सामने बैठ के बात कर रहे हैं? इधर आप वहां से उठ जाओ और उनको बता दो कि डोंट डिस्कस दिस ऑल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो कर्मास अपने बहुत अच्छे होने चाहिए, तो ही जाके डिवाइन से हमको जो मिलता है तो पॉजिटिव मिलता है। अदरवाइज हम जितने भी मम्मी इतनी प्रार्थना वतना, यज्ञ पूजा, हाँ बिल्कुल, यज्ञ पूजा तो हम करते ही है वो, लेकिन गॉड या डिवाइन खुश होते हैं अपने कर्मास से। अगर आप पूजा ना भी करो तो भी आपके कर्मास अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैम, क्या गोल है, क्या करना चाहती हैं, क्या सपना है? व्हाट्स द बिग ड्रीम? यस, मुझे मेरा ये सपना है कि मैं हर एक घर में एक एक हीलर क्रिएट कर पाऊँ, सो दैट एक हीलर अगर घर में रहे तो उनके खुद के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हमको रेकी हीलर के पास भागना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। छोटे प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। एवरीबडी, दिस इज माय गोल, दिस इज माय एम कि हर एक घर में एक हीलर होनी चाहिए। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर आपका नाम लिखा गया, चित्रा मुखर्जी चैटर्जी, मैम उसके नीचे कौन सा कोट, कौन सा थॉट, कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन सी ऐसी सोच आपकी लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें? Yes, I believe in being strong in every when the situation is towards very wrong, still you have to be very very strong and think positive, so that वो wrong situation को आप overcome कर पाओ। तो यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग कि मुझसे गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, सोच के डिप्रेस नहीं होना, उस गलत में से कैसे निकालना है, उसके रिजल्ट निकालना है। तो गलत क्यों हो रहा है उसके बारे में ना सोच के उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन द सिचुएशन गोज इवन रॉन्ग। So you should be a solution giver. क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं? Yes. You should be a solution giver, not just to the world but also to yourself. Yes, exactly. मैम, आई थिंक आपका ये जो पूरा इंटरव्यू है, आपकी जो दुर्गापुर से नागपुर की जो पूरी ये जर्नी है, और नागपुर को आज आप अपना शहर मानती हैं और आज नागपुर से आपको प्रेम है, इस बात की हमें खुशी है। लेकिन साथ ही साथ जो आपका पर्सपेक्टिव है अबाउट कर्मास, अबाउट अडॉप्शन, अबाउट रेकी, अबाउट मेकिंग वन पर्सन फ्रॉम एवरी होम अ हीलर, आई थिंक दीज थिंग्स वुड रियली
Make your karmas also, go good. And I'm sure the Almighty will always bless you with the best of health and happiness. And आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, ऐसे ही हीलर्स बनाती रहें और ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियों में एज अ हीलर बनकर हमेशा रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर दिस इंटरव्यू। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। मिसेस चित्रा चैटर्जी से बात हुई, मुलाकात हुई, एक एक्सक्लूसिव चर्चा उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। लेकिन एक बात जो शायद आपको भी सोचने में मजबूर कर देगी वो ये है कि वाकई में आप अगर देखें तो अगर हर घर में एक हीलर बन जाए तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे हर घर में एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबको दुखी कर देता है। सच है, मानिए इस बात को। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भी आप कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करेंगे कि यार इस इंसान से तो हम सब परेशान हैं। लेकिन क्या हम वाकई में सब बैठ के दिन उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करते हैं? क्या उसको हील करने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं। ब्लेम करने की कोशिशों में जरूर लग जाते हैं। चीजों को देखने के तरीके हैं, वो कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू हैं। आप उसको किस तरह से देखना चाहते हैं, ये इसका डिसीजन कोई और नहीं ले सकता सिवाय आपके। उम्मीद है कि आप अपने हर डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेंगे। किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है उसके दोनों पहलुओं को समझ कर डिसीजन लेंगे और किसी को जज करने से पहले, किसी को ब्लेम करने से पहले, किसी के बारे में बुरा कहने से या फिर सुनने से पहले आप एक बात जान लेंगे कि सब आपके कर्माज में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो डांस करते हुए बिजी है, जो पढ़ाई करते हुए बिजी है और कभी कभार आपके दर्द को अपना दर्द बना लेती है, तो समझिए वो चित्रा मुखर्जी चैटर्जी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।